टाइम शाम के 7 बजे। शहरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं, राहुल गांधी एक हफ्ते के अंदर एफिडेविट दाखिल करे या माफी मांग ले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कठुआ में बादल फटने के नतीजे में 7 अफराद जामक। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मुंतकली बिल्कुल नहीं है। और कुपवाड़ा जिले में दर्जनों मवेशी बीमारी का शिकार। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज दोपहर कौमी अदालत एक हफ्ते के अंदर बाज़ाबिता एफिडेविट दाखिल करने या फिर खुलेआम माफी मांगने को कहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राहुल गांधी के हालिया बयानात आईन की तौहीन है और वोट चोरी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल जमहूरी इदारों की कद्र को जक पहुंचाते हैं। डबल वोटिंग के दावों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उन्हें ऐसे दावों की निस्बत से कोई सबूत मौसूल नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने आज सुबह बिहार के सासाराम इलाके से अपनी वोटर अधिकार यात्रा का आगाज करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जानिबदारी से काम ले रहा है और सिर्फ उनसे एफिडेविट तलब किया जा रहा है। समन पाउडर किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फटने के नतीजे में जो तबाही हुई उसने हर एक को सकते में डाल दिया है। इस साने में लगभग 70 अफराद हलाक बताए जाते हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद का अभी तक कोई अता पता नहीं है और 75 के करीब अफराद जख्मी हालत में हैं। लापता हुए अफराद के बच पाने की उम्मीदें हर गुजरने वाले घंटे के साथ मादूम होती जा रही हैं। जानी नुकसान के साथ साथ इस सानहे ने मुतासर इलाके को शदीद माली नुकसान से भी दोचार किया हुआ है। पाउडर किश्तवाड़ के सानहे से अभी उभर पाने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था कि कल रात कठुआ जिले के जोड़ घाटी इलाके में बादल फटने का एक और वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 7 कीमती जानों का ज़िया हुआ, जबकि दीगर कई अफराद जख्मी बताए जाते हैं। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ कठुआ से रमेश मराठा। जिला कठुआ में जसरोटा असेंबली हलके के गांव घाटी जोथाना में बादल फटने से लगभग 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। जोथाना गांव तक राबिता सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से राहत कर्मियों को वहां तक पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। जोथाना गांव में कल देर रात बादल फटने से हाहाकार मचा है। घरों को काफी नुकसान पहुंचा है और कई मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जिला एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से राहत काम में जुट चुकी है। मुकामी पुलिस के अलावा आर्मी के हेलीकॉप्टर से जख्मियों को शिफ्ट किया जा रहा है। बादल फटने से गांव धनीबाख्ता, डिंगअम, कटली, हटली, कुमरी कठेरा सारे गांव मुतासिर हो चुके हैं। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ और आर्मी थाना गांव पहुंच चुकी है, जहां हालात का जायजा लिया जा रहा है। भारी बारिश से जिला कठुआ के पहाड़ी इलाके पूरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि महकमे मौसमियात ने पहले ही लैंडस्लाइड और भारी बारिश, बादल फटने जैसे वाक़ात पेश होने के इम्कानात जाहिर किए थे और अवाम को आगाह भी किया गया था। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के टच में है, पल पल की जानकारी हासिल कर रहे हैं। फौरी तौर पे असरजंदगान को राहत मिले उन तक राहत
पहुंचना चाहिए। ये हुकूमत और जिला एडमिनिस्ट्रेशन की पहली प्रायोरिटी है। बादल फटने की इस वारदात में 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसमें रेणु देवी उम्र 39 साल, राधिका उम्र 9 साल। ये रेणु देवी की बेटी है। ये जंगलोट के रहने वाले हैं। इसके अलावा सरमुद्दीन उम्र 30 साल, फनू उम्र 6 साल, थाऊ उम्र 2 साल, जुल्फैन उम्र 15 साल। ये जिला कठुआ के जोड़े के रहने वाले हैं। कई दिनों की लगातार बारिशों की वजह से जिला कठुआ के बेशतर पहाड़ी इलाकों में सड़कों और पुलों, इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। कच्चे मकान भी जमींदोज हो गए हैं। कठुआ के सहारखड़ में बनी रेलवे पुल को एक हिस्सा पानी में बह जाने से पुल को काफी नुकसान पहुंच गया है, जिस वजह से रेल की आमदरफ्त पर बुरा असर पड़ा है। इस कुदरती सानिया पर जसरोटा असेंबली के एमएलए राजीव जसरोटिया ने बताया है कि बादल फटने की जगह पर हम सारे एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ, डिप्टी कमिश्नर कठुआ और एसएसपी कठुआ मौजूद हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीएम के राबिते में हैं। नुकसान इस पूरे इलाके का काफी हो चुका है। यहाँ सड़कें और पुल को काफी नुकसान पहुंच चुका है, जिस वजह से यहाँ तक पहुंचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। फ्लड कंट्रोल रूम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 01922238796। 24 घंटे आप इस फोन नंबर पर राबिता कायम कर सकते हैं। इन तेज बारिशों और बादल फटने से कठुआ शहर के अंदरूनी इलाकों में सड़कों को काफी नुकसान पहुंच चुका है। पेड़ गिरने से पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी तबाह हो चुकी है। नदी नालों में इन बारिशों से सैलाब जैसे हालात पैदा हुए हैं। वही घाटी के ऊपरी गांव जोड़ में पहाड़ों से सैलाब की वजह से ये गांव पूरी तरह तबाह हो चुका है। जानी और माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। मलबे में कई लोगों के दबने के इम्कान भी हैं। वहीं पर यहाँ घरों को भी काफी नुकसान पहुंच चुका है। इसके अलावा जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर कई जगह सैलाब के पानी ने रोजमर्रा के आमदरफ्त पर बुरा असर डाला है। ट्रैफिक जैम के मंजर देखने को मिल रहे हैं। कठुआ में बादल फटने का वाकया, 7 अफराद हलाक, कई दीगर जख्मी। रमेश मरहड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद, वज़ीर सेहत सकीना इत्तू, जल शक्ति महकमे के वज़ीर जावेद अहमद राना, वज़ीर खुराक सतीश शर्मा और दीगर कई शख्सियात ने कठुआ में पेश आए सानहे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत कठुआ की जुमला आबादी के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ी है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने इस सानहे में हलाक होने वालों के अफराद खाना के हक में 2-2 लाख रुपये, शदीद तौर पर जख्मी हुए अफराद के लिए 1-1 लाख रुपया और मामूली तौर पर जख्मी हुए अफराद के लिए 50-50 हज़ार रुपये वागुजार करने का ऐलान किया है। उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कठुआ सानहे पर अपने रंजो गम का इजहार करते हुए लवाहकीन से ताज़ियत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मौसूफ ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को कठुआ में जारी बचाव और राहत कार्रवाई की तफासिल से भी आगाह किया है। इसी दौरान राजौरी से आरिफ कुरैशी की इत्तला है कि कोटरंग का सब डिवीजन के पंजनारा गांव में जमीन खिसकने की वजह से घरों में दरारें पड़ गई हैं। इंतजामिया ने मुतासरा कुंभों को महफूज मकाम पर एक सरकारी रिहायशगाह में मुंतकिल किया है। बताया जाता है कि अभी तक 20 कुंभों को सरकारी रिहायशगाह में मुंतकिल किया जा चुका है। समिट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा को चोगल से नतनूसा मुंतकिल किए जाने के हुकूमत के हालिया फैसले पर जहां एक तरफ चोगल और मुल्हिका इलाका जात की आबादी नाला है, वहीं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान ने जीएमसी की मुंतकली को नामुनासिब करार देते हुए वजीर सेहत सकीना इत्तू से मुतालबा किया कि वह अपने फैसले पर नजरसानी करें। चौधरी मोहम्मद रमजान ने इस सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि अब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है इसको भी हम यहाँ से उठाएंगे और शेख साहब का वो फैसला जो उन्होंने 1981 में लिया है इसको भी रद्द करेंगे। क्या उन्होंने यहाँ के लोगों को इतना बेगैरत समझा है कि वो जो चाहे वो करें? मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ, सकीना जी से, उसके फादर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से शहीद हो गए, उसने आन नहीं मानी और वो खुद भी एक फाइटर है। सकीना जी ने इस इलेक्शन में 38,000 वोट्स ले लिए,
और अपने मध्य मुकाबले से 17,000 वोट उसकी लीड हो गई, और उतना ही नहीं, उसे 53% वोट ले लिए। मैं उसे कहना चाहता हूं, आप अमानतदार हैं लोगों के, आपको फैसला जो करना है सही तौर फैसला करना है। आप यहाँ पर आए, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुरनगाम चौक के लोगों, हंदारा के लोगों को कहा आप अपनी अपनी जगह रहे और हम ये देखेंगे ये एरिया, लेकिन उसको गाड़ी में ले लिया, ऐसे ले लिया गया जैसे वो हॉस्टेज थी। और फिर उन्होंने कहा उधर कि ये साइड सबसे बेहतर है। आपने कहा पहली साइडें देखी थी, आप ये साइड आपको बड़ी बेहतर लग गई। मैं रिकमेंड करता हूं नूतन और शोबुल के लिए आप उधर टेक्निकल कोई अदारा, टेक्निकल इंस्टीट्यूट दे दीजिए जहां गरीब बच्चे पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। पॉलिटेक्निक दे दीजिए वहां पर, नर्सिंग का कुछ दे दीजिए वहां पर, एग्रीकल्चर का कुछ दे दीजिए जहां पर गरीब लोग जाएंगे। ये अदारा उधर लेने से आपको क्या मिलेगा? और आप कहते हैं कि ये यहां से उठाएंगे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये क्या, ये यहाँ के लोग मुर्दे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान जेएमसी हंदवाड़ा को चोगल से नतनूसा मुंतकिल किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ अपने ख्यालात का इजहार करते हुए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए अपनी काविशें जारी रखेगी। अच्छबल इलाके में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को अपनी सख्तगीर पॉलिसी तर्क करना चाहिए और जो वादे उसने अवाम के साथ किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333। 9018074333। वजीर आजम टीबी निश पाक भारत मुहिम अवमी अथवास टीबी बीमारन हिंद मुल्कस अंदर खतमच मुहिम जारी। मुहिम अंदर निक्षय मित्रन हिंद जरिए टीबी बीमारन बेहतरीन तो मयरी गजा बदस थावन शामिल। सिर्फ तास यम टीबी बीमार हिंज अलामत, सास सत बलगम, थक सत खूनच मिलमिश, गंडथी पट ताप, प्रथ विज सीनस दोद, गर्दन या नर गंडन वर्म, रोदले औरत तो वजन कम गसन। हरगा यमो मज अलामत आसि तेल करियो नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मरकज या डिस्ट्रिक्ट टीबी अफसर पुलवामा तो शुबेनस सत रब्त। टीबी गलियो, जिंदगी फाफलायो। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन की इत्तला के बसारत से महरूम अफराद के लिए बानिहाल में मुनक़िद की गई 2 रोज़ा ब्रेल कुरान कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम को पहुंची। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर और यूटी के बाहर से आए लगभग 150 नाबीना अफराद शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में जनूबी अफ्रीका से आए माहिरीन भी मौजूद थे। इस मौके पर ब्रेल किताबों के साथ साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बिलखुसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत पर तवज्जो मरकूज रही। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद तस्कीन। जी मोहम्मद तस्कीन, आप बताइए कि जो ये कॉन्फ्रेंस रही जो नाबीना अफराद के लिए थी और जिसमें ख़ास तौर से ब्रेल की जो किताबें हैं उन पर तवज्जो मरकूज रही और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है नाबीना अफराद के फ़ायदे के लिए, क्या क्या तफासिल रही इस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहेंगे आपके जो माहिरीन वहाँ मौजूद थे उन्होंने क्या बताया कि हम एआई को किस तरह से काम में ला सकते हैं बसारत से महरूम अफराद के लिए? अच्छा जी, शुक्रिया। जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये अपनी नौयत की दूसरी थी, ये अब तक की दूसरी कॉन्फ्रेंस थी। पिछले साल भी अगस्त के महीने में ही बानिहाल में मुनकिद हुई और इस साल भी जो मुल्क और बैरून मालिक से भी इसमें जो लोग आए हुए थे और नाबीनाओं की करीबन 100 से 150 के करीब जो नाबीना जो बसारत से महरूम लोग हैं वो इसमें शरीक थे और उन्होंने जो वहाँ पर तालीम और तरबियत और जदीद जो टेक्नोलॉजी और साइंस से जो उन्होंने जो
मतलब नाबीना होने के बावजूद भी जो वहां पर उनने अपना मुजाहिरा किया, अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, उसने तो वहां पर जो भी शरका थे सैकड़ों की तादाद में, सबको बिल्कुल हैरत ज़दा कर दिया। जो भी आज जो इनका जो वहां पर आए हुए जो दूर दराज है, साकिब एक है जो महाराष्ट्र में ज़ैर तालीम है और पढ़ा रहे हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे करतब दिखाए। उन्होंने दिखाया कि किस तरह मोबाइल को यूज किया जा सकता है, एक नाबीना किस तरह मोबाइल को यूज कर सकता है, एक नाबीना किस तरह कंप्यूटर को यूज कर सकता है, एक नाबीना किस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और खासकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको किस तरह बरोए कार लाकर मतलब अपने काम जो निकाल रहे हैं, अपनी तालीम और तरबियत का जो सिलसिला आगे जारी रखे हुए। इसके अलावा उन्होंने जो मतलब यहाँ वहां पर जो अपना जो करतब और मुजाहिरे जो उन्होंने किए उसमें यह भी दिखाया कि वो नाबीना होने के बावजूद भी दिखा रहे हैं कि किसके क्या कपड़े लगे हैं, किसका रंग, किन कपड़ों का क्या रंग है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई जिससे सभी लोग जो वहां पर थे हैरत ज़दा थे कि एक नाबीना जो अफराद ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें जो इनका जो वहां पर जो यहाँ पर लोग आए हुए थे, इसमें खासकर जो भारतीय नजाद जो है अफ्रीका के शहरी हैं, पिछली करीबन मतलब उनके दादा परदादा से अफ्रीका के रिहायशी हैं, वो हाजी मोहम्मद हुसैन अब्दुल कादिर मर्ची साहब, तो उन्होंने इस पर खास कर कहा कि वो अफ्रीका में एक ऐसा ही स्कूल चला रहे हैं बसात से महरूम अफराद के लिए, जहां करीबन 35 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले बच्चे जो हैं वो तालीम और तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस से उन्हें जो मुनव्वर किया जा रहा है, उनकी तालीमी सरगर्मियां उससे जारी रखी गई हैं। इसी तरह जो बाकी जो यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के थे, मदरसा नूरुल कुरान महाराष्ट्र और दारुल उलूम नोमानिया, ये मुश्तरका तौर उन्होंने कॉन्फ्रेंस जो ये मुनक्किद की थी, तो इसमें इन चीजों का खास ये जो तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई कि 70,000 से जायद अफराद हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में जो बसात से महरूम लोग हैं उनको बाख्तियार बनाने की और उनको तालीमी तरबियत को फरोग देने की कोशिशों पर तलकीन की गई कि इसके लिए चाहे सरकारी सतह पर, चाहे एसोसिएशनों की सतह पर या निजी सतह पर कोशिशों को जारी रखने की कोशिश की गई कि और कहा गया है कि जो नाबीना हमारे समाज के लोग हैं समाज में, तो उन्हें समाज से किसी तरह मतलब उनको कमतर समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये साबित किया इन लोगों ने कि अगर उनको अच्छी तरबियत की जाए, अच्छी तालीम और तरबियत फराहम की जाए, उन्हें ब्रेल के जरिए अगर सिखाया जाए, तो वो भी कुरान पाक या बाकी जो भी दुनियावी किताबें हैं, चाहे साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बाकी चीजें हो, चाहे ये आलात जो आज इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, तो उन चीजों का बखूबी उन्होंने वहां पर दिखाया कि किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दौरान वहां पर जो मेंबर असेंबली बानहाल है सज्जाद शाहीन साहब, वो भी तशरीफ फरमा थे, तो उन्होंने भी जो इससे बहुत मुतासिर हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरी आंखें खुली हैं यहाँ पर आज ये सब देख कर कि यकीन नहीं हो रहा है कि एक नाबीना कुरान पाक पढ़ रहा है ब्रेल के जरिए, वो बिल्कुल एक जो बीनाई रखते हैं लोग उनकी तरह कुरान पढ़ रहे। तो उन्होंने अपने जो फंड से उनमें ये ऐलान किया कि 2 लाख रुपए की रकम दी जाएगी अगर ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे अफराद के लिए जो नाबीना लोग हैं उनके लिए अगर कोई खुसूसी आलात खरीदने हो, चाहे इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आलात हो या बाकी चीजें हो जिससे इनकी जो मदद की जा सके, तो उसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपए का ऐलान किया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तस्कीन, हमें तफसील बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये थे बानिहाल से हमारे साथी मोहम्मद तस्कीन, जो कि आज उस कॉन्फ्रेंस का अहवाल बयां कर रहे थे जो आज बानिहाल में मुकम्मल हुई, कल से शुरू हुई थी, आज मुकम्मल हुई। ब्रेल कुरान कॉन्फ्रेंस के नाम से मौसूम थी ये कॉन्फ्रेंस। समिन ज़ाफ़रान की पैदावार और इसके कारोबार को गुज़श्ता कई साल से मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना रहा है। मरकज़ की तरफ से शुरू किया गया नेशनल सैफ़रन मिशन जहाँ एक तरफ अपने अहदाफ हासिल करने में मजमूई तौर पर नाकाम रहा, वहीं ज़ाफ़रान उगाने वालों की तरफ से भी कई सहलंगारियाँ होती रहीं और इस सूरत हाल का मिला जुला नतीजा ज़ाफ़रान की पैदावारी सलाहियत में आई मजमूई गिरावट के साथ साथ नकली ज़ाफ़रान को असली ज़ाफ़रान की शक्ल में बेचे जाने की शक्ल में भी सामने आया है। इसी दौरान ज़ाफ़रान को स्मगल किए जाने के कुछ वाक़यात भी हालिया दिनों में पेश आए हैं। एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर भट्ट। शोहरे आफाक ज़ाफ़रान की सन्नत के लिए मशहूर तवारीखी कस्बा पांपौर और उसके मज़ाफ़ात में सोना उगलने वाली ज़ाफ़रानी ज़मीन पर ज़ाफ़रान की काश्त मुसलसल कम होने
اور نیشنل زعفران مشن کے مطلوبہ اہداف حاصل نہ ہونے کی وجہ سے زعفران کی صنعت ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر ترا یہ کہ سرکاری طور پر پابندی کے باوجود زعفران کے بیج کو بیرون ریاست سپلائی کرنے کے حوالے سے ایک مافیا سرگرم ہوا ہے، جو اس صنعت سے وابستہ کاشتکاروں کو 60 سے 70 ہزار روپیہ فی کوئنٹل ادا کر کے بیج کو دیگر ریاستوں میں سپلائی کر کے منہ مانگے داموں فروخت کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جہاں زعفران کی صنعت کو پٹری پر لانے اور اس صنعت کی شان رفتہ بحال کرنے کے حوالے سے سرکاری سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود زعفران کی صنعت زوال پذیر ہونا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس حوالے سے جہاں سرکاری سطح پر کی جا رہی خامیوں پر بحث کی جا سکتی ہے، وہیں مقامی کاشتکاروں کو بھی اس بارے میں بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جہاں پامپرون کے زعفرانی کھیت کھلیانوں میں زعفران سے بھرے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن اب اس صنعت کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا مافیا سرگرم ہو چکا ہے جو مقامی کاشتکاروں کو بہلا پھسلا کر زعفران کارمز کو مہنگے داموں خرید کر اسے غیر قانونی طور پر دیگر ریاستوں میں سپلائی کر رہا ہے، جس کا بیان ثبوت گزشتہ دنوں اس وقت ملا جب محکمہ ایگریکلچر اور پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے ٹول پلازا اونڈی پورا کے مقام پر بیرون وادی سپلائی ہونے والے 1.5 کوئنٹل بیج کو 4 افراد کے سمیت گرفتار کر لیا، جس کے بعد عوامی حلقوں میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی، کیونکہ متواتر کئی برسوں سے رفتہ رفتہ اس مافیا نے پامپور اور مضافات میں اپنا نیٹ ورک مضبوط کر لیا ہے۔ آل جموں کشمیر زعفران گروورز ایسوسی ایشن کے صدر عبدالوجید وانی نے شہرین کو بتایا کہ اگر حکومت نے بروقت اس مافیا کے خلاف سخت اقدامات نہیں کیے تو آنے والے کئی برسوں میں زعفران کی صنعت کسے پاری نہ بن جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کوئی کسان اگر چاہتا ہے کہ وہ بیج فروخت کرے تو اسے مقامی سطح پر ہی یہ استعمال میں لانے کی ضمانت فراہم کی جانی چاہیے، ورنہ رفتہ رفتہ اگر یہی صورتحال رہی تو پاپور کے کریواز میں زعفران کا ایک بھی پھول نظر نہیں آئے گا۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ سال 2010 میں شروع کیے گئے نیشنل زعفران مشن کے تحت 400 کروڑ کی سرمایہ کاری کے باوجود مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے، جبکہ آپاشی یا سپرنکلر سسٹم کے حوالے سے بھی کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے، اور زعفران سے وابستہ کسان آج بھی روایتی طور پر بارشوں کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارکو فائننس کی جانب سے بھی زعفران کے بیج کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس کے لیے ٹھوس اقدامات وقت کا تقاضا ہے۔ چیف ایگریکلچر افسر پلوامہ وحید الرحمان خان نے شہرین کو بتایا کہ زعفران کی صنعت کو شان رفتہ بحال کرنے کے لیے محکمہ زراعت وعدہ بند ہے، اور اس حوالے سے جہاں نیشنل زعفران مشن پر کام ہو رہا ہے، وہیں HADP اور JK SIP اسکیموں کے ذریعے اس صنعت کی شان کو بحال کرنے کے لیے محکمہ جانفشانی سے کام کر رہا ہے، جبکہ زعفران کے بیج کی اسمگلنگ کے حوالے سے محکمہ پولیس کے ساتھ مربوط پالیسی مرتب کی جا رہی ہے۔ شبیر بٹ کی رپورٹ آپ نے سنی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نامور عالم دین اور مبلغ مولانا رحمت اللہ قاسمی کے والدہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی ہے اور مولانا رحمت اللہ قاسمی سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ادھر جمعیت احمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے بھی مولانا رحمت اللہ قاسمی کے والدہ کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ مرحومہ کے درجات بلند کریں۔ جنتا دل یونائیٹڈ کے صدر برائے جموں کشمیر GM شاہین نے نیشنل کانفرنس PDP اور کانگریس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جو مسائل و مشکلات برسوں سے درپیش ہیں ان کے لیے یہ تینوں جماعتیں ذمہ دار ہیں۔ GM شاہین نے مزید کہا کہ یہ تینوں جماعتیں جموں کشمیر کی سیاست کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتی رہی ہیں، لیکن جنتا دل یونائیٹڈ ان کی رشدوانی کو بے نقاب کرتی رہے گی۔ درمیان پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیر عبدالغنی وکیل نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی طرف سے یوم آزادی کی تقریر کے دوران جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے سگنیچر کیمپین چلانے کا ارادہ ظاہر کرنے کو سیاسی شعبدے بازی سے تعبیر کیا ہے۔ اپنے بیان میں عبدالغنی وکیل نے مزید کہا کہ عمر عبداللہ بھاری اکثریت سے حکومت بنانے کے باوجود دوہرے معیار سے کام لیتے ہیں، چونکہ وہ ریاستی درجے کی بحالی پر زبانی جمع خرچ تو کرتے ہیں پر دفعہ 370 کی کوئی بات نہیں کرتے۔ سمن کپواڑہ ضلع کے مختلف علاقوں میں ان دنوں مویشیوں کی بھاری تعداد بیماری میں مبتلا بتائی جاتی ہے۔ متاثرہ مویشیوں کے مالکان کی شکایت ہے کہ بیماری پر قابو پانے کی خاطر محکمہ پشو پالن کی طرف سے کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ کپواڑہ سے فیاض حمید۔
ضلع کپواڑہ کے درجنوں علاقوں سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہے کہ یہاں کے سینکڑوں مویشی بیماری کے شکار ہو رہے ہیں۔ شہربین کو جو تفصیلات موصول ہو رہی ہے اس کے مطابق وادی لولاب، درگملا، ہائیہما، گلگام، الاچی زب، رامحال، ولگام کے درجنوں علاقوں، کنڈی، کیگام، لنگیٹ، ہندواڑہ کے درجن کے قریب حصوں اور مقامی شاہولی علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے مویشی بیمار ہو رہے ہیں۔ ان علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بیماری میں مبتلا مویشیوں میں بیشتر تعداد گایوں کی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ گائے اور بیل ان علاقوں میں بخار سے تڑپ رہے ہیں اور محکمہ اینیمل ہسبینڈری کے حکام بے حسی کے عالم میں ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ دودھ دینے والی گائیں بھی اس مرض میں مبتلا ہے، جس کے سبب گزشتہ کئی روز سے ضلع کے ان علاقوں میں دودھ کی پیداوار پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کے بقول ابھی تک محکمہ جان کر بھی انجان بن بیٹھا ہے۔ لوگوں نے اینیمل ہسبینڈری محکمے سے شہربین کے ذریعے اپیل کی ہے کہ وہ مزید وقت ضائع کیے بغیر حرکت میں آ جائے۔ شہربین نے جب اس معاملے کی نسبت اینیمل ہسبینڈری کے ضلعی افسر ڈاکٹر شبیر احمد سے بات کی تو در جواب انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ضلع کے کئی حصوں میں مویشی 3 days سکنس نامی بیماری میں مبتلا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اس بیماری سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر شبیر احمد کے بقول یہ بیماری درجہ حرارت میں اضافے اور مچھروں کے مویشیوں کو کاٹنے کے سبب لاک ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ مویشیوں کے قریب گندگی رکھنے سے پرہیز کرنے کے علاوہ مویشیوں کے نزدیک کسی بھی گڈھے میں پانی جمع نہ ہونے دینے سے اس بیماری پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کے محکمے کی ٹیمیں ہر علاقے میں جا رہی ہے اور حالات قابو میں ہے، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس بیماری سے کسی بھی مویشی کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر شبیر نے شہربین کے ذریعے لوگوں سے اپیل کی کہ کسی بھی شکایت کی صورت میں وہ ان کے محکمے نزدیکی سینٹر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ کپواڑہ سے فیاض حمید کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر ترال سے شبیر بٹ کی اطلاع کہ بورنگ ہاؤس ترال میں ایک مہان گرمت سماگم کا اہتمام کیا گیا، جس میں اکال تخت کے جتھے دار گیانی کلدیپ سنگھ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے جموں کشمیر اور عالمی امن کے لیے دعا کی۔ عیدگاہ سری نگر کی علی جان روڈ علاقے میں شالیمار کالونی کے باشندوں کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے 3 سال سے مسلسل پانی کی کمیابی کے باعث خاصے پریشان ہیں۔ آبادی کے بقول یہ معاملہ اب تک کئی بار جل شکتی محکمے کے اعلیٰ افسران کی نوٹس میں لایا گیا، پر صورتحال جوں کی توں ہے۔ شالیمار کالونی علی جان روڈ عیدگاہ کے باشندے جل شکتی محکمے کے وزیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کی طرف مزید تاخیر کے بنا توجہ دی جائے تاکہ ان کا یہ دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وادی کے معروف صوفی شاعر فقیر ماموکل آخون کا یوم وصال آج ان کے مرکز واقع سلیمان ٹینگ ڈلگیٹ میں منایا گیا۔ اس موقع پر ہر دل عزیز لوگ گلوکاروں نے کلام ماموکل پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ تقریب میں جانے مانے ادبا اور شعراء کی خاصی تعداد موجود تھی۔ اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر کہ معروف صوفی بزرگ اور شاعر علی محمد ڈار کا سالانہ عرس 22 اگست کو اجرو لنگیٹ ہندواڑہ میں منایا جا رہا ہے۔ تقریب میں ختمات معظمات اور درود و اذکار کی مجلس کے علاوہ محفل سماع کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کا میزبان اور